I think there's always a thought in the minds of the aspirants that there is a difference between yourself and the toppers who are scoring very good marks. I think that is not the case. Every topper is as same as you. Their personality can be different, but their approach and their making is the same as every UPSC aspirant. So you can be one of the toppers as well. Just trust the process, trust your preparation, and follow your own strategy. Do not blindly follow any topper strategy. Customize it yourself. Trust your syllabus, your content, your process, and you will be through. Hello everyone, welcome to KMR TV Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Akshay and आज मैं एक ऐसे शख्स से इंटरव्यू करने वाला हूँ जिन्होंने यूपीएससी 2021 में रैंक 38 हासिल किया. लेट्स ऑल वेलकम रवि कुमार. हाय रवि. Hi Akshay, हाउ आर यू? I am totally fine. सबसे पहले हाउ डज इट फील कि आपने ये पड़ाव हासिल कर लिया एंड हाउ डज इट फील कि आपने पूरा रैंक हासिल जो किया, कैसा लग रहा अभी? I think the feeling is surreal, quite surreal in nature. अभी मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ. एक्चुअली ये फीलिंग पहले थी नहीं कभी, और एक्चुअली प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी टेंस सिचुएशन रहता है. आई एम क्वाइट हैप्पी कि अब मैं इस लूप से बाहर हूँ और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ. That's great. So your parents and your friends they're definitely very proud about this. तो उनका क्या कहना था कि जब आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया? आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक देम फर्स्ट फॉर बीइंग विद मी इन माई टफ टाइम्स. उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दी. वेन एवर आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन एंड आई नीडेड सम काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वर देयर ऑलवेज. सो थैंक यू टू देम फर्स्ट. दैट्स ग्रेट. तो जब ये एग्ज़ाम रिजल्ट भी आया था तो तभी बस 5-6 दिनों में यूपीएससी का दूसरा एग्ज़ाम भी आ रहा था 2020 का, 22 का. सो आप उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे? इस बार एक्चुअली काफ़ी कम टाइम हमें मिला. 2021 का रिज़ल्ट जब आया, इट वाज ऑन 38th ऑफ मई, और 5 जून को अपना प्रीलिम्स टेंटेटिव था. तो मैंने एक वीक निकाल के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन पे टाइम दिया था. लास्ट अटेम्प्ट से मैंने सीखा था, पिछले साल भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरा इंटरव्यू था एंड आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड. तो उस समय मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. देयर वाज ओनली 13 डेज ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कम्प्लीटली. तो इस साल मैं वो मिस्टेक नहीं करना चाहता था. तो आई हैड डेडिकेटेड 2 वीक्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, तो बीच में 2 वीक निकाल के मैंने प्रीलिम्स के कुछ टेस्ट सीरीज लगाए, अपने बेसिक एनसीईआरटी और नोट्स को रिवाइज कर लिया था, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ फाइनल टेस्ट लगा के भी अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर लिया जाए. ओके, सो बेसिकली यू वर फाइटिंग टिल लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम. जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला था तब तक आप पढ़ ही रहे थे, राइट? सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट अबाउट ऑल द यूपीएससी टॉपर्स जिनसे भी हमने बात किया. उन सबका यही कहना था कि जब तक गोल अचीव ना हो तब तक पढ़ाई करना ही चाहिए एंड नेवर लेट इट गो काइंड ऑफ एटीट्यूड सबका था ये. एंड अभी बात करते हैं कि आपके जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे तो कैसे अटेम्प्ट्स रहे? पहला अटेम्प्ट कैसा रहा, दूसरा अटेम्प्ट कैसा रहा, एंड व्हाट वर द चेंजेस दैट यू मेड इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दैट हेल्प्ड यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं एंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा एंड स्कूल में आप कैसे थे फॉर स्टडीज एंड ऑल. तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मैंने आईआईटी धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, 2018 ग्रेजुएट. और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया है टाटा मोटर्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर कम मैनेजर. और उसके बाद 2019 में मैंने जॉब छोड़ा और आई फाइनली डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फुल टाइम. उसके लिए मैं दिल्ली में आया. अपने जीएस के लिए मैंने वाजीराम एंड रवि कोचिंग में इनरोल किया, और मैथ्स के लिए मैंने आईएमएस में कुछ टाइम तक क्लास किया, अराउंड 4 मंथ्स. Okay. और उसके बाद ही मैंने 2020 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जो कि पोस्टपोन हो गया था प्रीलिम्स के वजह से, और उस पर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, बट फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल में मेरा कम मार्क्स था. एंड अगेन दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ 2 महीने बाद था, मेंस उसका 2021 में. और फिर दूसरे अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैथ्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई एंड आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड. रिगार्डिंग माई बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, और मेरी फैमिली एक बिज़नेस फैमिली रही है, गवर्नमेंट जॉब किसी का भी नहीं है. तो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स से भी रहा है कि ये जो जॉब है वो ऐसा है जो कि लोगों के लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट एवरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया शुड एस्पायर फॉर, कि अपने देश के लिए काम करे. एंड इट डज़ नॉट हैव टू बी यूपीएससी ओनली, इट कैन बी इन एनी कैपेसिटी.
तो पहले इंजीनियरिंग में वो काम करने का मन था, मैंने CSR एक्टिविटीज़ वगैरह NGOs के साथ इन्वॉल्व था, एंड जब देखा कि मेरे पास टाइम है तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर UPSC। वाह, सो ये पूरा जो जर्नी होता है इट स्टार्ट्स विद वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वाई UPSC एंड वाई सिविल सर्विसेज। तो आपका क्या एस्पिरेशन था बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन? आई थिंक ये काफ़ी लोगों को क्लीशे लगता है कि लोगों को सर्व करने का एक ऐसा लाइफ चाहिए जिससे फुलफिलमेंट मिल सके, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे ना रहो। इट कैन बी इंजीनियरिंग में भी अपन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए काम कर रहे होंगे, मैनेजमेंट भी होगा तो किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होंगे। डैट इज़ वैलिड फॉर प्राइवेट जॉब्स एंड इवन फॉर PSUs। तो बेटर इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे आपका वर्क इम्पैक्ट कहीं फील्ड पे हो सके, लोगों से इंटरेक्शन हो सके, जहाँ आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें, एंड दैट ऑलवेज गिव्स यू ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो कि कंपनीज़ के CSR एक्टिविटीज़ के साथ भी बहुत होता है। तो अगर अपन किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, किसी फील्ड वर्क में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है, एंड द लाइफ्स विच वी आर लिविंग इज़ नॉट ओनली आर्स, वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट कंट्री में एक दूसरे से बाइंड होता है, राइट। इट कैन बी फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी, इट कैन बी फ्रॉम सम इंजीनियर्स मेकिंग सम गुड बिल्डिंग्स इन विच यू आर वर्किंग। तो एक आइडिया हमेशा से था कि लोगों के लिए काम करना है, और बाकी फैमिली का मोटिवेशन तो रहा ही था कि इसके लिए एस्पायर करूँ मैं। दैट्स इट। तो अपने 2019 में ही आपने सोचा कि यू वांट टू परस्यू दिस एग्जामिनेशन, एंड आपने साथ साथ अपनी जॉब भी छोड़ दिया था। तो वाज इट अ गुड थॉट लाइक फॉर अदर पीपल कि दे शुड कंटिन्यू द जॉब और दे शुड ऑल्सो प्रिपेयर विदाउट जॉब? आई थिंक इसका आंसर 2 पार्ट में बेटर होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि पैंडेमिक से पहले, कोविड-19 से पहले, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वेर अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड, किसी पर्टिकुलर कोचिंग से रिलेटेड होता था। तो जब मैंने जॉब छोड़ा था उस समय रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं थे, न्यूज़पेपर भी ई-पेपर सब्सक्रिप्शन लोग नहीं देते थे या ईजिली अवेलेबल नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को जॉब छोड़ के करना है, क्योंकि मटेरियल जहाँ उस रिमोट लोकेशन में जमशेदपुर में पोस्टेड था उस टाइम पे, वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा था। बट पैंडेमिक के बाद ये चेंज हो गया है। देयर आर ऑल्सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन विद देयर जॉब, और अब मटेरियल्स एक्सेस ऐसा है, वो कोचिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी इतने सारे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक इट वुड नॉट बी राइट टू से कि कन्वेंशनल मीन्स से ही किया जा सकता है, अब जॉब के साथ भी किया जा सकता है, दिस आई बिलीव। बट यू विल हैव टू टेक टाइम अराउंड 5-6 आवर पर डे, एंड कंसिस्टेंसी शुड बी देयर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो यू थिंक डेली अगर हम 5 से 6 घंटे एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट कर दें, इवन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ जॉब, तो यू थिंक वी कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन? आई थिंक टोटली। आपको लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी होगी एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उसके लिए आपको मे बी लीव लेना पड़े, आपको वीकेंड्स में टाइम लेना पड़े। मेरे को याद है कि मेरी जर्नी में मैंने 10 मंथ्स में पूरा प्रिपरेशन करा था, तो मैं स्टार्टिंग में 11 आवर्स पर डे क्रॉस कर रहा था। बट एक टाइम के बाद वो स्टैगनेट होके 8-9 आवर्स में आ गया। तो एक वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए भी यही होगा, अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल का साइकिल लेके, तो 6-7 आवर्स अ डे विल बी इनफ। बट आपको एग्जाम से पहले पुश करने के लिए, सब कुछ कम टाइम में रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। इट कैन गो अप टिल 10 आवर्स अ डे। ओके, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फेज, 1 मंथ और 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। नाउ इससे मुझे 2 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कि प्लान बी कितना ज़रूरी है, एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि बर्नआउट। आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, एंड दैट टेक्स अ हैवी टोल ऑन यू। मतलब थोड़े लोग बैठ पाते हैं, थोड़े लोग नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। लाइक थोड़े ऐसे होते हैं कि वीडियो देख के उनको समझ में आती है, थोड़े ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ के समझ में आता है। तो इसमें बर्नआउट भी बहुत होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग द नॉलेज, रिमेम्बरिंग देम, एंड ऑल्सो रिविजन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कि प्लान बी हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, एंड आपने क्या प्लान बी बनाया था? प्लान बी आई गेस इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उस लेवल तक इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि वो आप में सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा हो, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आप डिसहार्टन हो गए हैं कि आपका UPSC नहीं होगा, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो लोगों के साथ होता है। वी सी कि ऑप्टिमम टाइम पीरियड जो है एक एस्पिरेंट का, वो 2nd, 3rd या 4th अटेम्प्ट में आता है, जो UPSC क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचे कि प्लान बी एग्जीक्यूट कर ले, तो दिस इज़ नॉट राइट। एट द सेम टाइम जिनका अटेम्प्ट ज़्यादा हो गया होता है, तो आई वॉन्ट टू टेल कि UPSC इज़ नॉट योर लाइफ। आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप इस पे 7-8 साल दे रहे हैं, तो आपके लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम एक ऐसी चीज़ में जा रहा है जिससे रिटर्न्स 0 है। तो वहाँ पे आपका प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एज़ पर माई सिचुएशन इज़ कंसर्न, मैंने सोचा था कि मैं एक अटेम्प्ट दूंगा अपना फुल फ्लेज, और एक अटेम्प्ट और दूंगा वो बैकअप के लिए, कि अगर फर्स्ट में फेल कर जाता हूँ तो सेकंड देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझे भी करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो फिर मैंने प्लान बनाया था कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैं वापस कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाऊँगा। Okay. मैंने बात कर रखी थी अपने, मेरे लिए भी वहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी था टाटा मोटर्स में। Okay. तो उन्होंने कहा था कि इन केस यू फील लाइक कमिंग बैक हियर तो आप आ सकते हो। तो फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट के बाद आई हैड पैक माई बैग ऑलरेडी, अगर मेरा इस बार नहीं होता, ऑल्दो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, लेकिन मैं जॉब ज्वाइन करके करता, बिकॉज काफ़ी खर्च भी आता है आपका दिल्ली में रहने में, पढ़ाई करने में। करेक्ट। सो दैट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर ईच एंड एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन जर्नी, एंड उनको खुद डिसाइड करना चाहिए कि प्लान भी ज़रूरी है, या फिर आप कितने अच्छे हैं इस एग्ज़ाम में कि आप क्लियर कर पाएंगे। इफ़ इट्स अ गोल देन आपको करना ही चाहिए, कि चाहे कितना भी ईयर्स हो, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन की प्लान भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नाउ ऑन द सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ डेली शेड्यूल आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ते थे, एंड समटाइम्स फॉर सम पीपल इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू डू दैट। एंड थोड़े लोग इतनी देर तक पढ़ते भी हैं, बट दे फील कि इतना पढ़ के भी मैं कुछ कर नहीं पाया या फिर कर नहीं पाई, बिकॉज दे फील कि मैंने पढ़ा तो है पर याद नहीं है। तो आई एम श्योर यू ऑल्सो क्रॉस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर प्रिपरेशन। तो आपका क्या शेड्यूल था, एंड आपने इन बर्नआउट को कैसे आपने चैलेंज किया? आई थिंक आपका प्रिपरेशन शेड्यूल जो होना चाहिए वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, हेल्दी इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो ये अगेन मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सबका मेंटल लेवल अलग अलग जगह पे होता है। अगर आपको कुछ आर्ट्स की चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आती है तो आपकी चीज़ें जल्दी निपट जाएगी। हो सकता है कि आप 6 घंटे पढ़ाई करके निकल जाओ, और आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आती है, आपने अपना इंजीनियरिंग ऑप्शनल ही ले रखा है, तो हो सकता है वो आपको जल्दी समझ में आ जाए और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि डो नॉट बी ड्रिवन बाय द सिलेबस, ड्राइव योर सिलेबस योरसेल्फ। कि अगर आपको लग रहा है कि आप सिलेबस इतने टाइम पीरियड में ख़त्म कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत है, आपको कहीं किसी सोशल एक्टिविटी में जाना है, संडे को लीव चाहिए, तो आप अपना सिलेबस जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में शुरू में मेरे 8-9 मंथ्स तक मैंने ऐसा किया था कि 9-10 आवर्स ऐसे करके लंबा आवर्स तक मैं पढ़ रहा था, बट उसके बाद काफ़ी ईजी हो गया वो सारी चीज़ें, सिर्फ रिवाइज़ करना था मुझे, और 6-7 आवर्स का हो गया था। अगेन टाइम्स को मैं स्लॉट में डिवाइड करता था कि 2-2.5 आवर्स का प्रोडक्टिव स्लॉट्स। आई वॉज अ नाइट आउल, मैं रात में पढ़ाई करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 11 से 2 बजे तक, 11 PM to 2 AM वाला एक स्लॉट जो 3 आवर्स का होता था, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता था। देन आई टुक हाफ एन आवर ब्रेक या 45 मिनट्स ब्रेक, एंड देन स्टार्टेड एट 2:45 और 3 AM, और फिर वो 6 AM तक चलता था। तो वो 2 स्लॉट जो था वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहता था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। एक मील खाना होता था उसमें, और दिन में काफ़ी होता है हमारी टेंडेंसी होती है कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या गर्मी बहुत लग रही है, या टेम्परेचर इशू है, रात में पूरा काम होता है, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करता था। दिस कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू, ज़रूरी नहीं अगर आप रात में पढ़ते हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, यू टेंड टू गेन वेट, क्योंकि आपका नेचुरल सर्काडियन रिदम नहीं चलता बॉडी का, है ना। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को ढूंढिए कि कितना आवर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, एंड यू कैन लर्न थिंग्स, एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन द टाइम कि आप इतना कम पढ़ना है या इतना ज़्यादा पढ़ना है। ओके। इस दौरान आपके अपने हॉबीज़ भी थे? आपने कुछ मूवी या फिर कोई सीरीज ऐसे देखे थे? आई थिंक उस समय मैं जब इसकी तैयारी करने गया था तो मैं मूवीज़ या टीवी सीरीज से कम्प्लीटली कट आउट था 1.5 ईयर्स तक, एंड सोशल मीडिया भी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपना। मैंने अपने आइडियाज़ को चेंज किया, अपने व्यू पॉइंट को चेंज किया कि मैं फेसबुक या इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहा हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम में, उससे काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा। तो आई चेंज माई हैबिट टुवर्ड्स सम प्रोडक्टिव सोशल मीडिया साइट्स लाइक कोरा। मैं कोरा पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगा, काफ़ी लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस पढ़ने लगा। एंड देन मीडियम एक अच्छा साइट है जहाँ पे आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट पे काफ़ी टॉपर्स वगैरह के या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स के अपने ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करा। जैसे कि फेसबुक में इंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें जो कि एग्जाम के लिए यूज़फुल नहीं होती, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने उन चीज़ों से जो कि सोशल मीडिया ही है, बट कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो एक हॉबी बनी रही कंटिन्यूसली। सो दैट वाज नॉट अ फोर्सफुल डिसीजन कि मुझे पढ़ना ही है, आई डोंट वांट टू गो फॉर फेसबुक एंड ऑल, दिस इज वेरी नेचुरल फॉर यू। So that actually helps a lot in terms of preparation as well. Yeah. Now talking about the exam, आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ते थे, and you would study multiple subjects at the same time, या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट करते थे? I think I'm the one who does not believe in multitasking completely, क्योंकि मेरे को लगता है मल्टीटास्किंग में सिर्फ टास्क स्विच कर रहे हैं आप और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अनलेस टाइमलाइन बिल्कुल आपके 1-2 दिन के बाद है, आपको मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता।
ऐसा मेरा थॉट है। मेरे को लगता है कि एक चीज़ में एक बार कंसंट्रेट करिए और उसे फिनिश करके फिर दूसरी चीज़ में कंसंट्रेट करिए। और रिवीजन में मल्टीटास्किंग हो सकती है कि यू कैन टेक पैरेलल थिंग्स एट वंस और सबको साथ में रिवाइज कर लिए। तो मैं एक टाइम भी एक चीज़ खत्म करता था, उसके लिए 2-2.5 दिन कंटिन्यूसली क्यों ना लग जाए, उसके बाद फिर स्विच करके बाकी चीज़ों को करता था। ओके, सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है विच आई वांट टू आस्क यू कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है एग्जाम के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं। लाइक एनसीईआरटी भी एक है विच इज़ द मोस्ट नोन वन, एंड आपके पास बुक्स भी हैं बहुत सारी ज्योग्राफी के लिए, एंड देन यहाँ ऑनलाइन रिसोर्स एज वेल। तो आप कौन सा प्रेफर करते थे, एंड हाउ वुड यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स till the advanced level, both for prelims and even for mains? So let's discuss entirely about it कि एक particular topic को कैसे पढ़ते थे। It is true that there can be multiple sources for one single topic, बट वो एक ही बार रह सकता है। जैसे मेरी भी यही फिलॉसफी थी कि कितने भी सोर्सेस हो, मैं सारे सोर्सेस पढ़ूंगा बस एक बार, उसके बाद जो ऐसा उससे क्रिस्प जस्ट निकालना है, जिसके बाद मैं सिर्फ वो सोर्स को जो अपना नोट्स है उसे मैं रेफर करूँ। सो से टेक द एग्जांपल ऑफ रिवर्स इन इंडिया, अगर उसको लेना है, उसके लिए मैंने जो रेफर किया था वो क्लास 11 का एनसीईआरटी था, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें सारे रिवर्स के बारे में मेरे पास टैबलेट था। आप एक चार्ट पेपर भी ले सकते हो, उस पर मैंने इंडिया का मैप डाउनलोड कर रखा था डिटेल, काफ़ी हाई क्वालिटी में। और उसके बाद एक PMFIS का रिवर्स ऑफ इंडिया करके चैप्टर है, वहाँ से मैंने ट्रैक किया था। तो मेरे पास 2 सोर्स थे, एक एनसीईआरटी और एक रिवर्स ऑफ इंडिया वाला जो PMFIS का था, और मैप। तो उसके बाद मैंने दोनों से सोर्सेज को कंबाइन किया और देखा कि सारा इन्फॉर्मेशन का क्रक्स क्या है, एंड देन अपने माइंड मैप से उस मैप में, उस चार्ट पेपर के अंदर एक एक रिवर को चार्ट आउट किया, अप्रॉक्स लेंथ लिखा एक बड़े से चार्ट पेपर में, और क्या सोर्स है वहाँ पे। ग्लेशियर हो गया, से फॉर एग्जांपल सतलज कहाँ से आ रही है, या मानसरोवर से क्या निकल के आ रहा है, या हिमालयन रिवर्स का सोर्स क्या है। सेम गोज विद द सदर्न रिवर्स, वो मैंने चार्ट आउट किया और एक चार्ट पेपर में रिवर्स ऑफ इंडिया करके उसे अपनी दीवार पे चिपका लिया, एंड दैट वाज ऑल। उसके बाद मैं PMFIS कभी भी रेफर नहीं करा उसके बाद से। उस चार्ट पेपर को देखना है और कंप्लीट जस्ट निकल के बाहर आ जाएगा, एंड इट हेल्प्स क्योंकि मैंने उसे अपने हाथ से ड्रॉ किया है। और बाकी सारा किसी और ने लिखा है। तो एनसीईआरटी स्टिल आई रेफर कभी कभी अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ छूट गया है, बट एक सोर्स फाइनल रिवीजन के लिए जो कि मुझे 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। सो दैट वाज द this also helped you for prelims and even for both also for comments. mains, right? Okay, now let's talk about some other subject like history. इसमें तो ज्योग्राफी में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड हिस्ट्री पॉलिटी या काइंड ऑफ सिमिलर, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने पड़ते हैं। तो ये हिस्ट्री में लेट्स गो विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे पढ़ा था? आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री का डिफरेंट केस है। वर्ल्ड हिस्ट्री मैं आउट ऑफ हॉबी परस्यू कर रहा था, मैं कॉलेज में डिबेटिंग वगैरह करता था, तो इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी कंबाइंड है। तो एक डिफरेंट चैप्टर की तरह ना देखें, एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह ना देखें। आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए एक वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड चाहिए ही। एंड आई डो नॉट नो हाउ पीपल प्रिपेयर लीविंग वर्ल्ड हिस्ट्री असाइड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए फिर मैं ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह britannica.com पे पढ़ लिया कभी कभी। फाइनली मैंने एनसीईआरटी को रेफर किया अगर कुछ छूट गया पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में जितना कुछ हिस्ट्री पढ़ना था उसके लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो वहीं से पढ़ा, इन्फॉर्मेशन नोट करना था। आई डिसाइडेड टू मेक अ टाइम में। मैं बता दूं कि मैंने अपने प्रीलिम्स के लिए इन पर्टिकुलर स्प्रेडशीट MS एक्सेल का काफ़ी यूज़ किया है माइंड मैप करने के लिए, कि जब भी मुझे कुछ समझ में आ गया, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैं एक टाइमलाइन पूरा चार्ट कर लेता था बाय हैंड कि किस पीरियड में क्या हुआ है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है 1.5-2 लाइन में, एंड दैट इज़ इट। और वो टाइमलाइन हिस्ट्री के लिए एंशिएंट पीरियड से मॉडर्न हिस्ट्री तक, अभी जो PM है नरेंद्र मोदी, उनके पीरियड तक जितना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुका है मैंने चार्ट आउट कर रखा है, एंड सेम गोज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको MS एक्सेल भी चाहिए, आप माइंड मैप एक चार्ट पेपर में भी उठा के कर सकते हो। पर्पस ये होना चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया उसका एक रिटन रिविजन हो जाना चाहिए। तो आप एक बार लिख लेते हो तो आपके माइंड में स्टिक कर जाता है। तो अगेन आप जो बात पूछ रहे थे कि फैक्ट्स कैसे याद रहते हैं, वो एक बार आप लिख लो, एक टाइमलाइन चार्ट कर लो, एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लो, एंड दैट विल बी देयर इन योर माइंड फॉर एवर। आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के आंसर याद रहना हो, या फिर मेंस में रेफरेंस निकाल के लिखना हो, या फिर आपको मैप, आपके दिमाग में तो मैप रहता भी है, तो यू कैन इवन राइट इट डाउन इन द आंसर राइटिंग एज वेल। सो दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रीलिम्स पार्ट। तो प्रीलिम्स के लिए आपने दोनों एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए थे। सबसे पहला वाला तो आपने क्लियर कर ही लिया था, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फिट कि मतलब पहले एग्जाम ने आपने क्लियर कर लिया था। बट दूसरे के लिए यू हैड अ प्रॉब्लम कि आपके पास सिर्फ 10-15 दिन थे, ऑल्दो यू हैड स्टडीड फॉर एज अ रिविजन पहले से आपने किया था, बट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, विच इज़ एक्सटेंसिव वर्क। यहाँ पे प्रीलिम्स भी 10 दिन में ही आने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स की
हाउ कैन अ पर्सन जो स्टार्ट अभी कर रहा है या फिर पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, हाउ कैन ही क्लियर और शी कैन क्लियर द एग्जामिनेशन? आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स और मेंस का स्टार्ट सिलेबस अलग नहीं होता. अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस 100% है तो डैट ऑल्सो फॉर्म 60% ऑफ योर मेन सिलेबस. ओके. टोटली. तो आपको ये करना है कि सब्जेक्ट्स आप टोटली चार्ट आउट कर लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और सोर्सेज आपको रेफर करने हैं. आपको NCERTs बिल्कुल रेफर करना है. अब ये डाउट आता है कि 5 से करें या 9-10 से करें. मैंने 11-12 का NCERT इनिशियली रेफर किया था. इकोनॉमिक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया था तो फिर मैं 9 तक चला गया. जहाँ तक मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था तो फिर मैं NCERT पीछे चला जा रहा था क्लास 10 का, क्लास 9 का पढ़ने में. पर मैं 9 से पहले नहीं गया. 9, 10th, 11, 12 NCERTs वेर इनफ. और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया तो मेरा बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया कि सिलेबस में है क्या एंड व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन आस्किंग अबाउट. तो वो मेरा कंप्लीट एक बार जब क्लियर हो गया तो फिर मैंने रेफरेंस बुक पढ़ना स्टार्ट करा सब में. जैसे इन्वायरमेंट के लिए इंटरनेट से पढ़ा, कुछ PMFIS से पढ़ा, कुछ शंकर IAS से पढ़ा, अकॉर्डिंग टू माई नीड कि कहाँ मेरे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे थे. टेस्ट सीरीज मैंने लगभग 4 महीने तक लगाया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, इट वाज अराउंड 60 मॉक टेस्ट्स जो मैंने लगाए थे. वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के थे. आई मेड श्योर कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा टेस्ट ना लगाया जाए बिकॉज आवर माइंड ट्रिक्स अस इनटू सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स बाय सम काइंड ऑफ ट्रिक. ऐसा होता है कि आप एक कोचिंग का लगा रहे हो, टेस्ट पेपर, मॉक पेपर लगा रहे हो तो एक टाइम के बाद आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आने लगेंगे उसमें. यू नो कि B वाला गलत होता है या D वाला नीदर 1 नॉर 2, ये लैंग्वेज में इस कोचिंग का ऐसा गलत होता है या सही होता है. तो ये ना करें क्योंकि UPSC में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है. पहले साइंस एंड टेक में होता था कि साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है तो D सही हो जाएगा. बट 2020 ब्रोक ऑल द मिथ्स अबाउट दैट. साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन में A, B, C में से सही था और D करेक्ट नहीं था एप्लीकेशन बेस्ड में भी. तो ऐसा कुछ भी ट्रिक नहीं है जो UPSC फॉलो करता है. आप उस पर ना एफर्ट लगाए, आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि मल्टीपल डायमेंशंस कवर हो सके और टेस्ट में गलत करने के बाद उन चीज़ों को अपने सोर्सेज से रिवाइज करें. कहीं और से ना पढ़ के उनके आंसर शीट पे देख लिया अगर आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है, आप वापस आके अपने सोर्सेज पे चेक करें कि वेयर डिड यू लीव, कि आपसे ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ. तो ऐसे आपका सोर्स काफ़ी ट्रस्टवर्दी बनेगा और आप दोबारा रेफर करने जाओगे तो यू नो कि कहाँ पे रॉन्ग होने की टेंडेंसी है. ओके. देयर आर मेनी मिथ्स लाइक दिस. जैसे आपने कहा था कि आंसर हमेशा D से हो सकता है साइंस एंड टेक के. इननुमरेबल मिथ्स लाइक दिस. तो एक पर्टिकुलर मिथ है कि एवरीथिंग विल कम ओनली फ्रॉम द सिलेबस एंड पीपल फील कि आप जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ सिलेबस से ही आएगा, उसके हिसाब से NCERT पढ़ना होगा एंड देन उसके अलावा कुछ और नहीं आता है. तो व्हाट डू यू फील कि इज NCERT इनफ और शुड यू ऑल्सो गो फॉर अदर्स? जैसे आपने ब्रिटानिका भी रेफर किया था, वुड यू रेफर एनी अदर सोर्सेज एज वेल? लाइक फॉर एग्जांपल गूगल भी बहुत बड़ा सोर्स है. तो हाउ वुड यू मेक यूज ऑफ दीज सोर्सेज एज वेल फॉर द एग्जाम? आई थिंक कि सिलेबस एक बाउंड सिलेबस तो पूरा नहीं है. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ ऐसे आते हैं जो कि सिलेबस में कहीं किसी बुक में प्रिंटेड नहीं मिलता. सेम साइंस एंड टेक के लिए भी हो सकता है. तो मैंने इसके लिए आउट ऑफ हॉबी, नॉट आउट ऑफ कोअर्जन, मुझे लगा कि देखना चाहिए आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं जाके फॉलो किया. जैसे कि नासा का वेबसाइट हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हो गया. जैसे कि मैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में पढ़ रहा था या कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं एक बुक रेफर कर सकता हूँ. बट आप इनके साइट्स पे जाके देखोगे जो रिसर्च कर रहे हैं, सन के साइट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बहुत इंटरेक्टिव चीज़ें दी हुई है वहाँ पे. और आप एक बार विजिट करोगे तो यू रिमेंबर थिंग्स बाय इमेजेस. एक म्यूजियम की तरह होता है. जैसे आपको कुछ पढ़ा दिया जाए तो आपको याद रह सकता है, आपको याद करना पड़ेगा. बट आप म्यूजियम विजिट कर लो तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि ऐसा वायसराय का फोटो है और वो आपके दिमाग में स्टिक कर जाता है. सेम गोज विथ चार्टिंग डिफरेंट थिंग्स ऑनलाइन. अगर आप किसी के वेबसाइट में जाके चेक कर रहे हो, आप नीति आयोग के साइट में जाके देखोगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है. आप नासा के वेबसाइट में जाके देख सकते हो. आप डार्क मैटर वगैरह के बारे में देख सकते हो तो सन के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. सेम गोज विथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे आप गूगल आप करके बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते हो. तो आप अगर हॉबी से परस्यू कर सकते हो तो इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड फुल ऑफ नॉलेज फॉर यू. बट कोअर्जन कर रहे हो तो आपको लगेगा कि कितने सारे सोर्सेज रेफर करूँ मैं. तो आपका अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको मार्क्स इंप्रूव करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो वंस इन अ वाइल मे बी आप संडे असाइन कर लो, विजिट दीज साइट्स जो कि आपके सिलेबस से रिलेवेंस रखता है. तो दैट विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, दैट विल जनरेट यू इंटरेस्ट इन द सिलेबस और आप पढ़ते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे ट्रिवियल चीज़ें भी आपको पता है. वाओ. सो हाउ डिड दिस हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन? जैसे आपने कहा था कि दिस विल ऐड इन द वैल्यू इन्फॉर्मेशन एज वेल. तो जब आप इनिशियली मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आपने कहा था कि आपके 60 अराउंड मार्क्स आ रहे थे एंड देन वंस यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर टेक्निक और दिस स्ट्रैटेजी, आपकी कितनी मार्क्स तक चले गए थे आपके मार्क्स? आई थिंक मैंने प्रीलिम्स का मार्क्स अपना तीन इटरेशन में शुरू किया. मेरे कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग कंप्लीट होने के बाद 60-70 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे.
तो उस पर मैंने 25-30 मॉक टेस्ट दिए, पर वो स्टैग्नेट हो गए। एक टाइम के आने के बाद मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते। देन आई डिसाइडेड कि आई रिविजिट माई सिलेबस। तो मैं जाके पूरा अपना NCERT और नोट्स थे वापस से रिवाइज किया। एक्चुअली रिवीजन में फॉल्ट फाइंडिंग की कि कहाँ कहाँ मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं और मेरे नोट्स में कमी कहाँ पे रह गई है, उन्हें प्लग करा मैंने, एंड देन इट इम्प्रूव टू 85 मार्क्स। उसके बाद मैंने 10-12 मार्क्स दिए तो 85 मार्क्स तक पहुंचा, बट अगेन इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से रेफर करके आउट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ा जाए। तो मैंने आपसे जो इंटरनेट या साइट्स वाली बात की, उस समय में मैंने एक्सप्लोर किया लगभग 10-12 दिन के अराउंड, और वो एक आगे मेरी हॉबी बन गई कि मैं उनको साथ लेके चलूँ उन वेबसाइट्स को, कि जब मौका मिले तो मैं पढ़ता रहूँ या अपडेट देखता रहूँ। या जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन की वेबसाइट हो गई, साइंस एंड टेक के न्यूज़ उसमें काफ़ी आते हैं। तो जैसे साइंस एंड टेक का सिलेबस लोग पूछते हैं कि क्या पर्टिकुलर सिलेबस है, आप एक बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि 2014 का साइंस एंड टेक था, दैट इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट राइट नाउ। अब जो रिलेवेंस है वो 2021 का टेक है, जिसमें अपन हाइपर लूप की बात कर रहे हैं, जिसपे अपन ऐसे टेक्नोलॉजी स्टारलिंक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसपे अपन डार्क मैटर के बारे में बात करते हैं, हिग्स बोसोन के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी आगे तक नोन हो गया है। तो एक स्टैटिक बुक काम नहीं कर सकता। यहाँ पे ये डायनेमिक स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल हो सकती है आपके लिए। ओके, एंड दिस हेल्प्ड यू टू स्कोर एटलीस्ट 100 की प्लस, अबाउट 95-100 मार्क्स फिर मेरे जाके आने लगे अलॉन्ग विद द रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स। सो आपने ये जो रिवीजन किया था, वाज इट जस्ट राइट बिफोर द एग्जाम या फिर एग्जाम के 2-3 महीने पहले किया था आपने? हाँ, आई थिंक कि ये 1 मंथ पहले, प्रीलिम से 1 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आते आते इट वाज अराउंड 9-10 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, ये चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट स्टार्ट किया था मैंने, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को दैट इज़ व्हाट हेल्प मी टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन इन 13 डेज ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि चीज़ें पहले से बैकग्राउंड में चल रही होती थी, क्योंकि वो एक प्रिपरेशन था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 13 दिन में ये इसकी तैयारी हुई। करेक्ट। इट वाज ऑफ अबाउट 9-10 मंथ्स जो कि बैकग्राउंड में चल रहा था। बिफोर गोइंग टू मेंस, आई वांट टू नो कि आपने कहा था कि प्रीलिम्स आप जब पढ़ते हैं तो 60% मेंस का हो जाता है, राइट? सो व्हेन यू से दिस, लाइक आपने दोनों प्रिपरेशन साथ में किया था या फिर अलग अलग प्रिपरेशन किया था? कंटेंट वाइज आई थिंक कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस प्रिपरेशन सेम ही था, और मेंस में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो है वो आंसर राइटिंग की है, जो कि काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए। आंसर राइटिंग में सिर्फ कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 20 क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, मोस्टली मैंने सारे पेपर में 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, टाइम की पॉसिटी के कारण, और मैंने प्रीलिम्स से पहले एक भी टेस्ट नहीं लिख रखा था, तो वो स्पीड आ ही नहीं पाती, या फिर सोचने में टाइम चला जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में प्रैक्टिस करते करते ये आदत हो गई थी मुझे, तो मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया। नंबर 1 चैलेंज ये है। नंबर 2 स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, सारे क्वेश्चन के सारे कीवर्ड्स को कैसे आंसर करें। उसके बाद GS4 वगैरह जो टॉपिक है, केस स्टडी, उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप से आंसर करना होता है, कोट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, कंटेक्स्ट में फिट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी 40% आपका फॉर्म करती है। एंड आई थिंक ये प्रीलिम्स का जब प्रिपरेशन चल रहा हो, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा हो, तो बेसिक चीज़ें, एथिक्स हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, ये सब मेंस का पार्ट फॉर्म करती है। उन्हें लीव ना करे, उनका सिलेबस कंटेंट कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस जो है वो आगे जाके किया जा सकता है। ओके, सो बेसिकली पहले प्रीलिम्स का पढ़ लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन करंट अफेयर्स आप जोड़ सकते हैं, एंड बाद में प्रीलिम मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैन बी इम्प्रूव फर्दर, यस, राइट? तो अभी मेंस के बारे में बात करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले GS1, इसके लिए आपने कौन से बुक्स रेफर किए थे? एक तो सिलेबस के लिए बताना, एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन योर आंसर्स आपने कौन से बुक्स रेफर किए थे फॉर GS1? GS1 में हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर शर्मा का NCERT न्यू वाली, जितने भी मैंने NCERTs रेफर किए 9, 10, 11, 12 की, 11, 12 मोस्टली वो सारी न्यू थी, कोई भी पुराना वाला नहीं रेफर किया मैंने। एक CCRT का मटेरियल मैंने एक बार पढ़ा था, वो अच्छा था, बट बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज के कारण मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर शर्मा मैंने रेफर किया था। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए, मेडिएवल हिस्ट्री जो पार्ट है वो सिर्फ प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस के लिए मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर है, तो कोई बुक मैंने रेफर नहीं करी थी। इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स मैंने पढ़ा था NCERT का, जो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर उसे एंशिएंट के साथ कंबाइन करके पढ़ा जाए टाइम में तो बहुत हेल्प करेगा। कुछ शॉर्टकमिंग्स फिर भी रह जाती है आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, तो उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया भी रेफर किया था, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। तो ये मेरे सोर्स थे, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने वाजीराम का येलो बुक रेफर किया था, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव में दिखा हुआ था, बट वंस आई मेड द टाइमलाइन, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का लास्ट वाले अपेंडिक्स पार्ट का हेल्प लिया था मैंने, जहाँ पे सारे टाइमलाइन दिए हुए हैं, वॉइसरॉय और उनके टेनियर में हैपनिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, ट्रीटीज़ दिए हुए हैं, वो सारे मैंने खुद से चार्ट आउट कर लिए थे अपने नोट्स में बना के, एंड वाजीराम के येलो बुक से वो कंप्लीट कर दिया था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके, सो ये हिस्ट्री वाला पार्ट का पूरा रहा है। ओके, ज्योग्राफी वाले पार्ट के लिए
मोस्टली NCERTs मल्टीपल रिवीजन, इतना रिवीजन कि कौन सा रिवर का लेंथ कितना है ये भी याद हो गया था एक टाइम के बाद, इतना रिवाइज किया था उससे. Also the tributaries and other parts. एवरीथिंग फ्रॉम NCERT एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, दोनों NCERT से पढ़ा था. और 2 ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए थे. एक टाइम के बाद उनका डेटा आउटडेट मेरे को लगने लगा, क्योंकि 2011 का सेंसस डेटा दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं लगने लगा. बट पॉपुलेशन वगैरह का जो आइडिया है वो मैंने NCERT से ही उठाया था. उसके अलावा वाजीराम के नोट्स जो थे वो बेसिक, वो NCERT से ओवरलैप ही करते हैं, तो डैट कैन बी डन फ्रॉम NCERT. बट आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि NCERT बहुत बेसिक सोर्स है और लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता, बट उससे हो सकता है. आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, GC लियोंग वगैरह में कोरल रीफ्स वगैरह दिया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द NCERTs आर कवर्ड. आप रिविजन करोगे तो वो हो जाता है. और उसके बाद GS1 में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी वाला पार्ट होता है. तो मैंने वाजीराम का नोट्स रेफर किया था और उसे अपडेट कर दिया था न्यूज़पेपर वगैरह में. कुछ सोसाइटी के एग्जांपल्स आते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ, से फॉर एग्जांपल कि जैसे वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स मिल गए थे, इनहेरिटेंस राइट्स वगैरह, तो वो मैंने अपडेट कर दिया केस के नाम. परमानेंट कमीशन मिल गया से फॉर एग्जांपल. ग्लोबलाइजेशन में पैंडेमिक में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो सारे नोट्स मैंने खुद से अपडेट करे न्यूज़पेपर वगैरह से लेके. और करंट बहुत जर्मेन एग्जाम्पल्स लिखे जो राइट नाउ पैंडेमिक के टाइम से रिलेवेंट है, तो मेरे को लगता है कि वो काफ़ी स्कोरिंग होता है. ओके, दैट्स ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट GS2. तो उसके आपके कौन से रिसोर्सेज हैं एंड हाउ डिड यू वैल्यू ऐड इन दैट? GS2 के लिए अगेन मेरे वाजीराम के नोट्स थे, जो कि मोस्टली सेम एज लक्ष्मीकांत. बट उसके बाद एक बार लक्ष्मीकांत मेरे को काफ़ी शॉर्ट लगने लगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नोट्स ज़्यादा लगने लगा, तो मेंस के लिए बहुत यूज़फुल नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एनालिसिस नहीं दिया हुआ उसमें. से फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बताएं कि हाउ इज इट फंक्शनिंग एंड इज इट इम्पैक्टफुल इनफ अगेंस्ट द पावरफुल पीपल इन इंडिया. तो ये एनालिसिस आपको लक्ष्मीकांत बुक में नहीं मिल सकता या किसी बुक में नहीं मिल सकता, तो उसे आपको न्यूज़पेपर वगैरह से अपडेट करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ इज़ पार्लियामेंट परफॉर्मिंग दिस डेज विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स विच आर बीइंग पास्ड, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में या किसी और बुक में नहीं मिलेगा. तो ये आपको PRS लेजिस्लेटिव के रिसर्च आर्टिकल्स से मिल जाएंगे न्यूज़पेपर में. तो आई मेड श्योर कि ये सारी चीज़ें जितने भी रिलेवेंट है वो न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करके मेरे जो स्टैटिक नोट्स थे उस पर चिपकाया जाए और उसे अपडेट किया जाए बार बार. तो लक्ष्मीकांत एक टाइम के बाद मैंने मेंस के लिए छोड़ दिया, मैंने बेयर एक्ट रेफर किया. बेसिकली सिलेबस ही नहीं, होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. एंड अगेन दिस इज नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर सोर्स. मुझे 1000 सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस वेयर इनफ. कि लक्ष्मीकांत भी एक टाइम के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से सब अपडेट कर रहा हूँ. अब तो उनका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला इनिशिएटिव है द हिंदू का, एंड इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन जो आता है मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंग्स केसेस वो एक्सप्लेन कर देते. अभी टेम्पल वाला, या से फॉर एग्जांपल कि अभी डिमोलिशन पे न्यूज़ आ रहा था तो उल्काटेलिस जजमेंट हो गया, या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो MC मेहता केस है हज़ार्ड, इंडस्ट्रियल हज़ार्ड पे, तो वो सारे केसेस कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं. तो आप अगर आपको पता है कि क्या न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करना है तो इट गिव्स यू दी होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. एंड पॉलिटी के लिए ही लक्ष्मीकांत क्योंकि थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने लक्ष्मीकांत को मैप कर दिया था बेयर एक्ट के साथ, बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आर्टिकल्स आपको याद रहे, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रहे. इस बार जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आ गया था कि एग्जैक्ट प्रोविजन लिखे कि हाउ टू फॉर्म एंड डिमोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, तो आपको याद होना चाहिए कि केस कौन से आर्टिकल 169 पे है या किस पे है, या कौन से 1 क्लॉज पे 2 क्लॉज पे क्या है. तो अगर आप ये लिखते हैं तो आपके एग्जैक्ट काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, वो वैल्यू ऐड करता है. एक और चीज़ की कमीशंस वगैरह के रिपोर्ट अगर लिखते हैं कि जहाँ पे किसी कोई कमीशन है, सबका कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs पे चल रहा है तो 0 ही नहीं कमीशन है, तो आप अगर कमीशन के नाम एग्जैक्ट लिखते हैं या ARC के रिकमेंडेशन एग्जैक्ट लिखते हैं तो आपको वैल्यू ऐड करता है, एंड इट टेक्स योर मार्क्स टुवर्ड्स अ हायर साइड. दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज पर्सन हु राइट्स द UPSC आंसर, जो कि थोड़ा लेमन टाइप का होता है, जिन्हें केस के बारे में पता होता है, एंड एक UPSC एस्पिरेंट जो कि कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है, जिन्हें केस के नाम भी पता होते हैं, जिन्हें मे भी आर्टिकल भी पता होते हैं. कहीं कहीं छूट जाए, नो इशूज़, नोबडी इज़ परफेक्ट, बट जहाँ हो सके वहाँ पे वैल्यू ऐड करना है, तो फिर 120 प्लस मार्क्स स्कोर हो सकता है. आई गेस इस बार आई स्कोर्ड 124. लास्ट ईयर इट वाज 90 मार्क्स इन पॉलिटी. सो दीज आर द चेंजेस दैट आई मेड कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें पुट किया जाए और एक अच्छा आर्गूमेंट दिया जाए वहाँ पे. That's a really wonderful way of answering the questions as well, and that also tells you कि आप उस लेवल पे हैं अभी. Like you can be an IAS officer, an IPS officer, or an IRS officer. Like you are acting like a person, and then you get into that services. So that helps a lot. In fact, like having a holistic information. Now let's get into GS3. And GS3 का आपने रिसोर्सेज कहाँ से लिए थे? GS3 के लिए मोस्टली वाजीराम एंड रवि के नोट्स जो थे वो तो बेस मेरा था ही. इकोनॉमी के लिए खास करके
इकोनॉमी के लिए, लेकिन जितना भी नोट्स पढ़ाया जाता है वो एक टाइम के बाद स्टैटिक हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आई अटेंडेड द कोचिंग इन द ईयर 2019-20, पर मेरा अटेम्प्ट जो क्वालिफाई हुआ वो 21-22 में हुआ है। तो 3 साल तक इकोनॉमी के नोट्स सब कुछ वैलिड नहीं होते। इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट वैलिड नहीं होता, इकोनॉमिक्स जो स्टैटिक है वो वैलिड होता है। तो वो मैं हर साल का बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे का कोई भी समरी, आप मार्केट से कोई सा भी समरी उठा लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो यू शुड रीड द कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सर्वे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं हो तो यू कैन रीड द समरी। आपको वहाँ से की पॉइंट्स उठाने हैं कि कहाँ पे क्या अपडेट हुआ, डेटा क्या है, किस पे एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एलोकेशन कितना है, और कौन कौन से नए स्कीम्स लॉन्च हुए। एंड अगेन आपको ओवरलैप देखना पड़ेगा बहुत सारे सब्जेक्ट में। देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन GS 1, 2, 3। जैसे आप क्वेश्चन इस बार के देखेंगे तो GS 1 पे आया है लैंडस्लाइड, GS 3 पे भी आया है लैंडस्लाइड। क्रिप्टो करेंसी हमें लगता है GS 3 के लिए रिलेवेंट है, साइंस एंड टेक से पूछा गया है GS 1 में। तो सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है तीनों के बीच में। तो आप अगर इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 12 पूरा गवर्नेंस के लिए डेडिकेटेड है, सोशल सेक्टर में। तो आप पूछेंगे कि गवर्नेंस पढ़ना कहाँ है, तो मे बी इट कैन बी फ्रॉम द मोस्ट ऑथेंटिक डेटा दैट द गवर्नमेंट पब्लिशेस विच इज़ द इकोनॉमिक सर्वे। तो आप GS 2 गवर्नेंस पढ़िए स्टैटिक पार्ट अपने से, लेकिन उसे अपडेट कर लीजिए इकोनॉमिक सर्वे से वहाँ पर। अगेन इन क्लाइमेट चेंज पे एक चैप्टर हमेशा डेडिकेटेड होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो what can be more beneficial than listening it from the mouth of the horse। तो आप इकोनॉमिक सर्वे बजट पे रेफर करिए, स्कीम्स को अपडेट करिए, और जैसे ही आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में ये स्कीम्स के बारे में लिखते हैं जो रिसेंटली लॉन्च्ड है, तो इट सेज दैट यू हैव अ टैप ऑन द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। तो ऐसे आंसर्स आपके काफ़ी रेलिवेंट बनते हैं और आपको स्कोर्स फेच करते हैं। दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये अप्रोच कि GS 1 के लिए मैं सेपरेटली पढ़ूंगा, GS 2 के लिए सेपरेटली पढ़ूंगा, दैट्स नो लॉन्गर वैलिड। एंड आपको हर सब कुछ पढ़ना चाहिए एंड कहीं पे भी आ सकता है। आई थिंक कि आपको सेपरेटली एक प्लान करना पड़ेगा कि GS 1 में इतने टाइमलाइन, GS 2 इतने टाइमलाइन तक पढ़ूंगा, 3 इतने टाइमलाइन तक। बट आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें ओवरलैप आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि GS 2 से है। जैसे एथिक्स का पहला पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेपरेट नहीं है, वो वाजिराम में हमें पढ़ाया गया GS 4 में, पर वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ गवर्नेंस इन GS 2। तो ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन राइटिंग आंसर्स। आपको GS 2 में लगता है कि कुछ एथिक्स का पार्ट लिखना चाहिए तो गो ऑन, आपको गवर्नेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड अगेन GS 2 में आपको, GS 4 में लगता है एथिक्स में कि क्लाइमेट चेंज की बात लिखनी चाहिए, तो वो इन्वायरमेंट एथिक्स का पार्ट फॉर्म करेगा और ये आपको हेल्प करेगा। तो ये ओवरलैप आपको समझना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक प्रिपरेशन पे अगर आप लेमन लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, आप प्रिपेयर कर लेते हो एक प्रॉपर UPSC एस्पिरेंट, तो आपको ये कॉग्निटिव स्किल्स अपने आप आने लगती हैं कि आपको ओवरलैप समझ में आने लगता है, एंड देन यू नो हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो वी स्पोक अ लॉट अबाउट मेंस एंड सिलेबस के बारे में हमने बात कर लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। आपने कहा था कि प्रीलिम्स में जब आप पढ़ते हैं तो 40% मेंस, 60% मेंस का हो जाता है। नाउ द रिमेनिंग 40% इज अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट द आंसर एंड व्हाट यू mention in the answer. So I would like to know your approach for the mains answer writing. So yeah. आई थिंक सबसे पहले तो कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए आपका। अगर आपका कंटेंट 60-70% कंप्लीट नहीं होगा तो यू विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। आपका 12-13 खत्म होते होते लगेगा कि पेपर में नहीं आ रहा है। तो हमारा प्रिपेयर होने के बाद भी टू बी ऑनेस्ट हमें 14-15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहा होता, 14 क्वेश्चन एट मैक्स। बाकी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है वहाँ पे, बट वो इम्प्रोवाइज़ करने के लिए भी आपके पास कंटेंट कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो पहले आप कंटेंट अपना कवर कर लीजिए, जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है उसे रिवाइज़ करिए, और ऐसे रिवाइज़ करिए कि जस्ट आपको आइडेंटिफाई ना करना पड़े। यू कैन ऑल्सो मेमोराइज थिंग्स, कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7-8 पॉइंट याद होना चाहिए। तो मेमोरी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है और आप आंसर लिखने जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर करने में, याद करने में टाइम लगेगा। और आपको चीज़ें समझ होगी और आपने याद भी कर लिया है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड बिलीव में 5-6 क्वेश्चन ऐसा आता है जो डायरेक्टली सिलेबस से आता है। से फॉर एग्जांपल कि दादा भाई नौरोजी पे कुछ आ गया लिखने के लिए कि उनके लाइफ के बारे में अचीवमेंट्स लिखे, तो आपको अगर याद है तो कैन राइट इट कम्प्लीटली। आपने 4 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, 2 मिनट सेव होगा दूसरे आंसर्स के, और ये 2 मिनट जो आपने सेव किया वो बाकी क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट होगा। इवन वी स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर। मेरा भी 20 क्वेश्चन बेयरली मैं कंप्लीट कर पाता हूँ, अपार्ट फ्रॉम GS 2 इस बार जल्दी हो गया था। उसके अलावा सब में टाइम की कमी पड़ जाती है। तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप मेंटेन करना चाहोगे, बट जितना फास्ट लिखना होता है वो हो नहीं पाता क्वालिटी मेंटेन। एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि हमारा आंसर कैसा गया है। शायद जो पेपर मैंने अभी सबमिट किया वो किसी और ईयर में मैं सबमिट करवा दूँ तो उसमें मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे। वो इन्विजिलेटर पे भी है थोड़ा, बट अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहना है कि आपका कंटेंट पूरा रेडी हो, कि आपने जो लिखा है उस पर इधर उधर की बातें सिर्फ ना कर रहे हो, आप बुल्स आई हिट कर रहे हो, कीवर्ड पे बात कर रहे हो। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
रिप्रेजेंटेशन अच्छा से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप डायग्राम बहुत सुंदर बना रहे हैं, या जो लोग बहुत बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोल देते हैं सिर्फ कि सब में डायग्राम होना चाहिए या फ्लो चार्ट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप आर्गूमेंट्स कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, आप उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हो कि नहीं, यू आर पुटिंग सम डेटा और नॉट, या आप सिर्फ इमोशनल अपील ही कर दे रहे हो। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप डेटा या रिपोर्ट्स या इंडाइसेस प्रेजेंट कर रहे हो जिससे आपके आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हो, तो आपके उस पर मार्क्स आएंगे, अच्छे फेच होंगे, राइट। नंबर 3 इज को रिलेशन विद द करेंट सिनेरियो। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, उसका करेंट सिनेरियो से जो अभी सोसाइटी में चल रहा है उससे रिलेशन कम है, तो फिर बहुत अच्छा रिलेटेबल नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ऐसा आंसर आप लिखें जो कि आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ें से, है ना, लोग करेंट सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ हार्ड प्रैक्टिस, अगर आप 5-10 टेस्ट नहीं लिखोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आपकी मसल मेमोरी मेंटेन नहीं रहेगी, आप 16-17 क्वेश्चन में जाके एंड कर जाओगे, है ना। तो ये मेंटेन करना है, एटलीस्ट 19+ आप अटैम्प्ट करके जाओ यहाँ पे मॉक टेस्ट में, अपने सिमुलेशन भी लगा के जाओ एक के बाद एक, कि डे 1 पे ऐसे दिया, डे 2 पे GS 1-2 दिया, डे 3 पे आपने GS 3-4 दिया, 3 दिन का कंप्लीट, तो आपको एग्जाम में हर्डल्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इसीलिए थोड़ा कम मार्क्स रह गया था सब में, क्योंकि मैंने सब में 18 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था, और जिसमें भी किया था उसमें भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। इस बार जाके मैंने सब में सब कुछ अटैम्प्ट किया, क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, पर अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सब अटैम्प्ट करिए, 2 मार्क्स भी आएगा, तो डैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर टोटल मार्क्स। करेक्ट। दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने मेंशन किया था अबाउट राइटिंग द आंसर्स इन 6 मिनट्स, जैसे 4 मिनट के अंदर हो गए तो 2 मिनट आपके बच जाएंगे। तो लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कन्वेंशन कि 7 मिनट के अंदर आपका एक आंसर खत्म होना चाहिए ना। एक तो है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी विल रिमेंबर द पॉइंट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, बट हाउ डू यू इंक्रीज योर स्पीड एंड यू मेक श्योर कि आप 7 मिनट के अंदर ही आप लिख रहे हैं सब कुछ। बिकॉज looking at time and it will take some time off your mind and आपका पूरा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, बट गेटिंग दैट लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक इन योर हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कितनी बार मॉक टेस्ट दिए थे मेंस एग्जाम के? मैं उससे बात कर लूँ कि कैसे टाइम मेंटेन करना है पहले, कि 7 मिनट का 6 मिनट आपके 10 मार्कर्स के लिए 6 मिनट्स है, और आपके 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए अराउंड 10 मिनट्स टाइम है आपके पास। ये मेरा बेसिक स्ट्रैटेजी होता था। मैं 10 मार्कर्स लास्ट में अटैम्प्ट करता था, क्वेश्चन 10 to 20 पहले अटैम्प्ट करता था, 15 मार्क्स, क्योंकि बड़ा आंसर लिख लिया तो उस इनर्शिया में छोटा आंसर जल्दी लिखा जाता था, और 1 to 10 फिर बाद में अटैम्प्ट करता था ये। नंबर 2, मैं हर क्वेश्चन के लिए टाइम ट्रैक नहीं करता था, मैंने ये बना के रखा था कि 1 घंटे में 6 क्वेश्चन मेरे को अटैम्प्ट करना है। ओके, तो डैट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, अगर बड़ा वाला है तो, और ज़्यादा है अगर छोटा वाला है, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं सोचता था कि 1 घंटे में 8 एटलीस्ट करना ही है, 8 या 9। तो ऐसे होता था कि बार बार टाइम पैनिक नहीं क्रिएट होता था। अगर मैं 3 क्वेश्चन के बाद देखा कि हाफ एन आवर हो गया तो मेरे को पता रहता था अच्छा हाफ एन आवर है तो मेरे को 3 और अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन पे नहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना हो तो आपको सोचने में टाइम लगेगा, इट विल टेक अराउंड 12-13 मिनट्स। बट अगेन आपको कोई क्वेश्चन याद है तो वो शायद 4 मिनट में ही सॉल्व हो जाए आपसे। तो ये मेंटेन करना है कि ओवरऑल एक डिस्क्रीट ब्लॉक्स में आपके टाइम मेंटेन हो, है ना, हाफ एन आवर या 1 आवर में, तो आप 3 घंटे में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कर भी नहीं पाता मेरे ख्याल से कि हर क्वेश्चन में 7 मिनट ट्रैक कर सकता है, क्योंकि एक पैरेलल एग्जाम चल रहा है, एक तो आपको लिखना भी है, एक टाइम का टेंशन अलग है। ये ना करें, 1 घंटे में देख ले, हाफ एन आवर में देख ले, तो वो बेनिफिशियल है। एंड सो विल गो फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। और प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू गिव फॉर, हाउ मेनी मॉक अटेम्प्ट्स डिड यू गिव फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस? तो प्रीलिम्स के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 50+ मॉक्स दिए थे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और खास करके ओपन टेस्ट जो फ्री में होते हैं अवेलेबल, मैंने लगभग जितने पॉसिबल थे मार्केट में जाके दे देता था, क्योंकि वेरिड क्वेश्चंस मिलते थे। वो काफ़ी हेल्प होता था कि चलो ये पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये पार्ट मेरा खराब मार्क्स आ रहा है तो ये रिवाइज करना है। तो 50+ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं 10 दे के भी काम हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इंटरव्यू के बाद। ओके, तो ये था मेरा। और मॉक्स देने के मामले, मेंस की बात करें अगर, तो मेंस में पहले वाले में मैंने 8 टेस्ट दिया था मेंस के लिए, पर GS पेपर 1-2 टेस्ट बेयरली कंप्लीट कर पाया था मैं। और इस बार मैं पर GS पेपर 4 टेस्ट लिखा हूँ, इन टोटल 16 टेस्ट एंड 5-6 टेस्ट फॉर एसे, क्योंकि मेरे को स्पीड बढ़ानी थी, और टेस्ट लिखते लिखते ही मेरा स्पीड बढ़ गया और क्वालिटी ऑफ आंसर भी काफ़ी इंप्रूव हुआ रिवाइज करके मल्टीपल। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसे पेपर। एसे के लिए आपका क्या अप्रोच था एंड क्या स्ट्रैटेजी था? ऐसे के लिए फर्स्ट वाले में बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि एक 1200 वर्ड का एक वर्ड्स का बॉडी लिखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हो, आर्गूमेंट्स अच्छे हो, अपील अच्छा हो उस पर, और
एक कंप्लीट पैकेज हो जिसे पढ़ने में कुछ थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने जीएस से पूरा कंटेंट निकाला था अपने पहले अटेम्प्ट में। मोस्टली सेक्टोरल रिव्यू वाला प्रिपेयर करके रखा था मैंने। अनुदीप देरी सेठी सर के नोट्स वगैरह यूज़ किए थे मैंने, और कोट्स ऑनलाइन, गुड रीड्स कोट्स वगैरह हैं ऑनलाइन, वहाँ से कलेक्ट कर लिया था बहुत सारा कोट्स और रिलेवेंट उस पर चिपका दिया था। जैसे एजुकेशन के लिए तो गांधी जी का कोट है, या अब्राहम लिंकन का कोट है से फॉर एग्जांपल, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट है, तो वो सब चिपकाने लगा। तो एक बेसिक अटैचमेंट ले लिया, बॉडी बना लिया, अनुदीप दूरी सेठी सर का नोट्स। उसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस, एजुकेशन पे एक सैम्पल ऐसे, हेल्थ पे एक सैम्पल ऐसे, वीमेन पे एक सैम्पल ऐसे, पॉवर्टी पे एक सैम्पल ऐसे, इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, इस तरह से 10-12 टॉपिक पे मैंने बना रखा था, राइट। और कोर्स से रिलेवेंट कोर्स वहाँ पे घुसा रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट पर। तो वो लिख के आया, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ऑर्डिनरी थे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स वेर यूजिंग दोज कोट्स एंड एग्जाम्पल्स। तो मेरे 130 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आई थॉट कि अगर ऐसे क्लीशे कोर्स के साथ मैं 130 स्कोर कर सकता हूँ तो आई शुड डू बेटर इन द सेकंड टाइम अगर मेरे को रैंक चाहिए। तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने स्ट्रैटेजी अपनी ऐसे की चेंज कर ली। फिलोसॉफिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करा था मैंने पहले, थोड़ी सी प्रीएम्प्टिंग करके कि फिलोसॉफिकल मार्क्स एसेस पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने इस बार एथिक्स वाला पार्ट जो था फिलोसफी का, वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स, उस पर काफ़ी अच्छा नोट्स बना के रखा था, शॉर्ट नोट्स। जितने भी थिंकर्स थे, इमैनुअल कांट हो गया, एरिस्टोटल हो गए, नीश हो गए, से फॉर एग्जाम्पल जेएस मिल के थॉट्स हो गए, यूटिलिटेरियनिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, ड्यूटी एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल थॉट्स वर्सेस थियोलॉजिकल थॉट्स एजुकेशन पे, ये सारा प्लस इंडियन वाला फिलोसफी वाला पार्ट, महात्मा गांधी के कोट्स हो गए या उनके लाइफ स्ट्रैटेजी हो गई, सर्वोदय वगैरह हो गया, अभ्योदय हो गया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का एजुकेशन पे हो गया, अरविंदो घोष का हो गया। इस तरह से प्रोमिनेंट थिंकर्स के एक नोट्स बना के रखे थे। लाइफ के बारे में फिलोसफी क्या है, प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए, इनके बारे में। तो एक बेसिक बॉडी मेरे पास रेडी था कि फिलोसफी पे आए तो आई नो द फिलोसफीज प्रिवेलेंट इन द मार्केट। तो इस बार आया भी एग्जाम्पल, और फिर मैंने एक एग्जाम्पल का कलेक्शन कर रखा था, एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज़ का, मोटिवेटिंग स्टोरीज़ का। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहम्मद अली जी का कोट लगा हुआ है, 9 न्यू इट, मैंने एग्जाम में लिख के आया था। तो उनकी लाइफ भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है हमारे लिए। मोहम्मद अली की लाइफ, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, बट ही हैड डोनेटेड अ लॉट ऑफ मनी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ब्लैक चिल्ड्रन इन द यूएस। इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज, एनेक्डोट्स जो कि इम्पैक्टफुल होते हैं, इंट्रोडक्शन करने में काम आते हैं, वो मैंने कलेक्ट कर रखे थे। तो या दिस टाइम आई वाज श्योर, मैंने एक टॉपिक देखा, एक बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी के साथ स्टार्ट किया, उस आर्गूमेंट को मैंने फिर कन्विंस करने की कोशिश की, बात करी, प्री कंक्लूजन किया, और कंक्लूजन में एक पोम या एक अच्छा कोट को एक्सप्लेन करके या कंटेक्स्ट में फिट करके उसे एंड करा। तो दैट फेस्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर मी. I'm sure you got very good marks for that as well. Yeah, I scored 189 marks this Wow, time. that's great. So let's talk about the optional paper. You chose mathematical as your option, and what was your thought कि mathematics क्यों लेना है आपको? मैंने मैथमेटिक्स इसलिए लिया था कि उस समय मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ जीएस चल रहा है, आर्ट्स का है थोड़ा, हिस्ट्री से लेके इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ, तो एक टेक्निकल पार्ट रिटेन करना चाहिए मुझे। मैथ्स में मेरा हमेशा अच्छा स्कोर आया था, आई वाज ऑल्सो कम्पीटिंग इन वेरियस ओलम्पियाड्स ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, तो मुझे लगा कि मैथ्स लेना चाहिए और एक अच्छा ब्रेक भी होगा वो जीएस पढ़ने से। बट ओवर टाइम ये हुआ कि मैंने जीएस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप की, क्योंकि वो नया नया सब कुछ था, तो इट हुक मी अप टोटल। अच्छा लग रहा था, थोड़ी टाइम के बाद अच्छा लगने लगा पढ़ने में कि आई वाज लर्निंग समथिंग न्यू, और धीरे धीरे मैथ्स में प्रैक्टिस कम होते गया, मैं कम टाइम डेडिकेट कर पाया। ऑल्सो द सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स इज ह्यूज, इट टेक्स अराउंड एटलीस्ट 6 to 7 months, एटलीस्ट टुक मी अराउंड 6.5 months टू प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो कम टाइम पे ये किया जा सकता है, बट इट विल टेक 6 and 7 months ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद भी आपको एग्जाम के बीच में हैंड रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के चले गए, तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद एग्जाम के साथ भी थोड़ी पिक्यूलियरिटी है इसमें, मैथ्स में स्केलिंग होती है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 100 इन पेपर 1, यू विल परहैप्स गेट अराउंड 70 मार्क्स, क्योंकि वो स्केल डाउन करके बाकी सब्जेक्ट्स के पैरिटी में आ जाता है। एंड आई थिंक इट इज़ फेयर ओनली, क्योंकि बाकी सब्जेक्टिव होता है, बाकी सारा ऑप्शनल, तो मैथ्स को वहाँ ले आया जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड पुअरली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन मैथमेटिक्स। Okay, so just like you mentioned that ऐसे scale down करते हैं, scale up भी होता है बहुत सारे subjects. A lot of people do choose a very easy subject for the exam. For example, economics एक हो गया, जो जिनको economics में interest है वो ले लेते हैं, and PSR is one other one, and there are many other, in fact geography भी है। लोग ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी के साथ जीएस की भी पढ़ाई हो जाएगी उनकी। सो व्हाट डू यू से कि हाउ शुड अ पर्सन चूज देयर ऑप्शन? आई थिंक ओवरलैप इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। आई विल टॉक अबाउट इट कि ऑप्शनल चूज़ करने में देयर आर 3-4 मेजर पैरामीटर्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर टेकिंग। द फर्स्ट वन इज़ योर इंटरेस्ट, दैट फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ इट। कि अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आपको नहीं पढ़ने में मज़ा आ रहा है कुछ भी और, वो तो आपको आएगा, तो इंटरेस्ट टेक्स यू देयर। बट दूसरी प्रैक्टिकलिटी पे भी हमें इक्वल फोकस करना चाहिए कि मार्क्स कैसे मिलते हैं
उन सब्जेक्ट्स पे। तो अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, बट आपने ले लिया है वो, तो हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक टॉपर के बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया, तो हो सकता है आप, ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल टॉपर हो सकता है कि आप हो सकते हो, बट दैट वुड बी ए रेयरिटी, राइट। तो ऐसा सोच के लेना है कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। नंबर 3 होगा कि मार्क्स जो है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उसके लिए। जैसे ज्योग्राफी वगैरह के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप देखो कोचिंग की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर को देख के एक ऑप्टिमम चीज़ पे जाओ कि आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा है, आप पढ़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ऑप्शनल आपके साथ ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। और ऑप्शनल चेंज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एंड दैट कैन ईट अप योर 1 to 2 अटेम्प्ट। तो इसीलिए ऑप्शनल बहुत अच्छे से डिसाइड करना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ आप प्रैक्टिकलिटी देखो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपका इंटरेस्ट तो है ही, और कुछ कोचिंग या आपको हेल्प टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखना होगा, वो अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। ये सबका कल्मिनेशन एक डिसाइड होना चाहिए। और एक पैरामीटर जो मैंने छोड़ दिया वो है टाइमलाइन, कि आप किस टाइमलाइन में कंप्लीट कर रहे हो। अगर आपका 1 साल का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है और आपने ऑप्शनल ऐसा लिया है, से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, सिविल इंजीनियरिंग, तो वो 7-8 महीने अकेले आपका ऑप्शनल खा जाएगा। तो ऐसा डिसाइड नहीं करना है, तो आपको 2 साल का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो 3 साल हो सकता है कि आपका 4 महीने में सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। तो टाइमलाइन भी बहुत मैटर करता है कि किस टाइमलाइन में आपका स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो रहा है, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो रहा है। इन चारों का कल्मिनेशन देखो आपको ऑप्टिमम किस में आ रहा है, एंड देन यू डिसाइड योर optional subject. I think that's a very good strategy to choose optional. I'm sure listening to this, people will definitely choose their optional very carefully. Now let's go on to the interview part. तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा पहली बार, एंड दूसरी बार आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आई थिंक आई स्कोर्ड pretty well in both the interviews. पहले वाले में मेरे 180 मार्क्स आए थे, सर बोर्ड था, एंड इन द सेकेंड टाइम स्कोर्ड 185 मार्क्स, सो देयर वाज स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन दैट, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड माई लर्निंग्स। तो इंटरव्यू में आई डिड नॉट फेस मच ऑफ ए प्रॉब्लम। स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी ठीक थी, मैंने कॉलेज में डिबेटिंग क्लब्स वगैरह का पार्ट रहा था मैं, तो आई थिंक आई कुड स्पीक माई माइंड अगर मुझे आता है तो, और बाकी ओपिनियन बेस्ड आंसर्स को मैंने टैकल किया था। ओके, सो दैट वे लाइक इंटरव्यू वाज प्रीटी इजी फॉर यू, नॉट बिकॉज कि आपने पहले किया था, यू हैड अ गुड कमांड अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो योर ओवरऑल लोकेलिटी जो जहाँ पे आप रहते थे, and also since you had practiced a lot in college as well, that all helped you to clear the interview part. राइट, आई थिंक कि थोड़े से मिथ भी होते हैं इंटरव्यू के लेके। सोसाइटी जैसे हमें जज करती है कि ये बंदा, इसे देखो इंटरव्यू के लिए फिट नहीं है, या किसी की पर्सनालिटी को देख के बोल देते हैं कि ये तो इंटरव्यू नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ही इज़ लीन एंड थीन। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इंटरव्यू का गेम पूरा अलग है। एनीबडी कैन बी फिट फॉर इंटरव्यू, इफ़ इज़ नॉट फिट फॉर इंटरव्यू ही कैन बी मेड फिट फॉर इंटरव्यू। कि अगर उसने प्रिपरेशन के दौरान अपनी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप करी है, अपना कैरेक्टर, अपना वैल्यूज़ ऐसे डेवलप करा है कि वो इंटरव्यू में फिट हो सकता है, तो हिल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन द इंटरव्यू। तो ऐसे ही होता था, हमें भी लगता था कि यूपीएससी का इंटरव्यू है तो कुछ लोग फिट नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ वैल्यूज़ को ज़रूर वहाँ पे दिखाइए जो आपके अंदर है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, गिव ऑनेस्ट आंसर्स, झूठ नहीं बोलना है, आपको ब्लफ नहीं करना है। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, उन्हें सब पता होता है। तो आपको नहीं आता, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको नहीं आता, तो यू कैन से सॉरी सर आई डू नॉट नो, आई लर्न अबाउट इट, राइट। तो इट शोज ऑनेस्टी अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आपको जो नहीं आता यू एडमिट देयर कि एक IAS एस्पिरेंट यहाँ पहुँच के भी सच बोल रहा है। लेकिन आप वहाँ ब्लफ करने की कोशिश करते हो सर कि ये ऐसा है, दिस इज समवॉट रिलेटेबल, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं करता। और हो सकता है इंटरव्यू में वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपने खराब आंसर दिया है, दे विल इनकरेज यू कि आप बोलो, और आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑनेस्ट रहिए बिल्कुल, है ना। आपको जो आता है आप वो आंसर दीजिए और आपको वहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलेगा। आपको फैक्चुअल में नहीं आता, आप नो बोल दो। एनालिसिस वाला पार्ट में ज़रूर आंसर करो, जहाँ भी आपको मौका मिलता है कि द पर्सन यू आर, देयर इज अ चांस टू डिस्प्ले व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अगर आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर सिंपैथी है, आपके अंदर एक प्रोबिटी है, आप ऑनेस्ट हो, है ना, इंटीग्रिटी हो, है ना। हो सकता है 2 सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन दिए गए हो, आप अलग अलग टाइप के आंसर दे रहे हो अपनी ही पर्सनैलिटी के बारे में, दैट विल प्रेजेंट ए वेरी रॉन्ग फिगर, राइट। तो वो नहीं करना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। जो आप बातें कर रहे हो, जो आप एनालाइज कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट को, और आपका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, फील कंटेंट इन योर सेल्फ, फुलफिल्ड अबाउट दिस प्रिपरेशन जर्नी, एंड शो वाई यू आर सुटेबल फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन एज ए कैंडिडेट। तो आई थिंक यही सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इंटरव्यू के लिए, और नॉलेज तो आपको प्री और मेंस से मिल ही जाता है। करेक्ट। उनसे इफ यू हैव क्लियर प्री एंड मेंस, तब तक तो आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो गई है। इट्स जस्ट अबाउट यू, दैट आप कैसे हैं एज अ पर्सन, आर यू ट्राइंग टू फेक इट और आर यू ट्राइंग टू बी रियल, इज रियल टेस्ट हो गया।
Good. So that's about the interview part. अभी बात करते हैं कि आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया और जब आपकी पहली बार आप नहीं हुआ आपका क्लियर नहीं हुआ था, तो दूसरी बार जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आपने मेंशन किया था कि आपको थोड़ा सा डर था. सो हाउ डू यू ओवरकम दिस फियर? एंड आपने बताया था कि प्लान बी अगर आपका था कि सेकेंड और थर्ड में नहीं होगा तो यू वुड गो बैक टू द कॉर्पोरेट जर्नी. तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एज वेल. सो हाउ डू यू टेक ऑफ योर माइंड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थॉट्स? आई थिंक कि यूपीएससी एट द एंड ऑफ द डे इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम अगेन. इसे अपनी पूरी लाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं है. जैसा प्रिवेलेंट है मार्केट में कि यूपीएससी कर रहा है तो दैट इज़ काइंड ऑफ ए 5 ईयर प्लानिंग कि लंबा चलेगा या ऐसा है. तो मेरे लिए यही था कि मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं बर्बाद करूँगा इस पर. तो मेरा जब पहला बार नहीं हुआ तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट कि दिस कैन हैपन टू एनीवन. मेरे साथ तो हो ही सकता है. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मेरे लिए मैं श्योर था कि मैं दूसरे बार दूंगा बैकअप. बट मेरे को दुख इस बात का हुआ था कि मेरा लिस्ट में नाम भी नहीं था. मैं सोचा था कि पीछे का सर्विस मिल सकता है. तो दिस काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक कैन हैपन. हो सकता है आपका लिस्ट में नाम नहीं हो और दूसरी बार आप टॉप कर जाए, रैंक 1 भी आ जाए. तो दिस काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट यूपीएससी. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा. मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज़ ने काफ़ी हेल्प करा इसमें कि मैं वेंट आउट कर सका, उन्हें बताया कि क्या प्रॉब्लम रहेगी मेरे साथ. आई शुड टेक वन मोर अटेम्प्ट इन दिस एग्जामिनेशन. और जब प्रीलिम्स हो गया मेरा दूसरी बार में प्रीलिम्स हो गया, देन आई वाज श्योर कि आई एम गोइंग टू टेक दिस जर्नी अगेन और अपने फुल एफर्ट के साथ एक बार और मारूंगा. उसके बाद फिर जाना हो तो मैं चला जाऊँगा. तो वो बैकअप प्लान वहाँ से क्लियर था कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे फॉर मी, एंड ऑफ द माई लाइफ फॉर मी. अगर मुझे सर्व करना है तो मैं और भी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. मे बी कॉर्पोरेट में जाके मैं कंट्रीब्यूट करता किसी न किसी कैपेसिटी पे. So this was clear. That's great. So one part that we missed over talking was about notes. तो how was your strategy for the notes and आपने notes कहाँ से बनाए थे and what was the overall approach for notes? आई थिंक नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट होता है. हैंड रिटन खास करके आप किसी का पढ़ लोगे तो 2-3 अटैम्प्ट लगेगा आपको समझने में वो चीज़. आप खुद से लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहे. तो मैंने कोचिंग ली थी तो वहाँ पे नोट्स मेरे एक कॉम्प्रिहेंसिव मिल गए थे. 60-70% नोट्स कंप्लीट हो गया था. वो मैंने ऑफलाइन बनाया था नोटबुक में. बट आफ्टर ए टाइम आई स्विच टू डिजिटल नोट्स. मैंने एक टैबलेट ले लिया था जहाँ पे पेंसिल से मैं लिखना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी. कोविड का टाइम आ गया था और इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑल दोज नोट्स, बल्कि नोट्स फ्रॉम टू एवरीवेयर. राइट, मैं दिल्ली में रह रहा था, मैंने दिल्ली में रह के प्रिपरेशन. मेरा घर झारखंड में था और इस टाइम आई वेंट टू होम. मेरे को नोट्स छोड़ के जाना पड़ता था एंड आई वाज शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज की तैयारी करनी. तो बीच में 3 महीने का ब्रेक भी आ गया था. लास्ट ईयर कोविड हो गया था मेरे फैमिली में भी, तो उसके कारण देन आई डिसाइडेड कि मैं नोट्स पोर्टेबल बनाऊंगा. मैं ऐप यूज़ करता था, वन नोट में नोट बनाना स्टार्ट कर दिया. पीपल यूज़ एवर नोट एज वेल, वो भी काफ़ी अच्छा है. मैंने कुछ टाइम तक उसको भी ट्राई किया. और गुड नोट्स वगैरह भी आते हैं आईपैड के लिए, वो भी आप ले सकते हैं. तो जितना भी डिजिटल वाला पार्ट है, मैप करना है या फिगर करना है या एक्सेल शीट में कुछ बनाना है या डायग्राम माइंड मैप्स बनाने हैं, वो सब मैंने डिजिटली करने लगा. उसके अलावा मैंने गूगल ड्राइव में न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट करने लगा, आइडियाज़ के. Okay. तो न्यूज़पेपर का नोट्स बना पाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता था टू बी ऑनेस्ट. कि सारे न्यूज़पेपर का नोट्स बना रहे हैं, फिर करंट अफेयर्स के मैगजीन से नोट्स बना रहे हैं. वेयर डू यू गेट ऑल द टाइम? बाकी समय कब रिवाइज करूँगा मैं. तो फिर मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट करके अपने ही न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट में हाईलाइट करके उसे सेव कर लेता था. रिवाइज करने के लिए उन हाईलाइटेड पार्ट्स को ही पढ़ता था. दैट इज़ इट. तो मैंने ड्राइव पे GS 1, 2, 3, 4 और GS में भी सब पार्ट बना के फोल्डर्स रख लिए और सारे न्यूज़ को डेली जितने स्क्रीनशॉट्स लेता था काम की इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं उसमें सेव कर लेता था. और रिवाइज करने के लिए GS 1 एक बार में रिवाइज कर लिया, 2 एक बार में रिवाइज कर लिया. ये स्ट्रैटेजी होती थी. तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है. सूट योर सेल्फ, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो स्ट्रैटेजी अपनाएं. मैंने गूगल ड्राइव भी यूज़ किया है, MS एक्सेल भी यूज़ किया है, अपने टैबलेट को भी यूज़ किया है. आपको जो सूटेबल लगता है आप ये यूज़ कर सकते हैं. Okay. Now, just one last question before we end this interview. A lot of people do talk about myths and other things that ऐसे बहुत सारे अफवाहें होती भी है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. Now, one thing that is very relevant is about the language. कि आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए सब कुछ या फिर हिंदी में होना चाहिए. आपको हिंदी में होना तो बहुत शुद्ध हिंदी होनी चाहिए. तो ये एक पर्टिकुलर मिथ है. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आपको ऐसे ही करना चाहिए. व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दिस? आई थिंक कि आपका मीडियम जो है उस पर थोड़ा कमांड होना चाहिए, खास करके एसआई पेपर के लिए और GS और इंटरव्यू के लिए नहीं. यू मस्ट बी नोइंग कि आपको अगर आपका इंग्लिश मीडियम है मेंस तक तो भी आप हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दे सकते हैं सेलेक्ट करके. तो देयर इज़ नो बार इन योर लैंग्वेज. द पर्पस इज़ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर आप कंफर्टेबल किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने में तो UPSC वांट्स टू न्यू योर कैरेक्टर इन योर लैंग्वेज, है ना. तो हिंदी मीडियम के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मुझे भी टफ लगता है. मैं
मेरी भाषा जो है, मातृभाषा जो है वो हिंदी है नेटिव, बट मैं इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ लिखने में, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स टिपिकल होते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, या जिनका ट्रांसलेशन मुश्किल होता है इंग्लिश वर्ड्स। आप अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, ग्लासगो समिट हो रहा है, उस पर कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है। मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो अगर आपको हिंदी में कमांड है तो आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं। इस बार तो रिजल्ट भी अच्छा हुआ। इंग्लिश की बात करें तो बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, एक सिंपल ल्यूसिड इंग्लिश चाहिए जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, पीरियड, एंड ऑफ डिबेट। उससे अलावा कुछ भी नहीं। आपको बहुत टफ लैंग्वेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं उसमें, है ना। ऐसा लिखिए कि आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, एकदम बेसिक इंडियन इंग्लिश में, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स अबाउट इंग्लिश। आपको ऐसे में थोड़ा एज दे सकता है आपका प्रेजेंटेशन और आपका वर्ड सिलेक्शन, बट बाकी के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिस ग्रामर राइटिंग, प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर्मिंग, प्रैक्टिस स्पीकिंग अ बिट, है ना, और आपका मेंस तो हो जाएगा। और इंटरव्यू में चूज़ योर लैंग्वेज एज पर योर नीड, हिंदी या इंग्लिश। सो वी स्पोक अ लॉट अबाउट एग्जाम कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, लॉट ऑफ सीरियस कंटेंट एज वेल कि क्या क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी थोड़ा सा फन राउंड करते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि रवि एज अ पर्सन व्हाट ही इज एंड कैसे रहते हैं आप, एंड व्हाट्स योर डेली लाइफ स्टाइल एज वेल, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा एक सरप्राइज भी है हमारी तरफ से। So let's begin with the questions. Yeah. तो सबसे पहले what's your deepest fear? That I'll not wake up in the morning again tomorrow. Okay. And what makes you very happy and elated? Going to a trip with my friends. Your favorite location? I've been to Spiti recently, so it is a very beautiful place, I guess. One particular moment that you remember from Spiti Valley? One of my friends was suffering from lack of oxygen, and his SpO2 went down to 48, and that was very scary situation for us, but we found some of the fun moments. We were engulfed with the clouds in the mountains, and the situation was very scary, but we had fun there. We had fun. Okay, that's it. So if you had to describe yourself in 3 words, what would those words be? And that is tough, I guess. Fun loving, getting better of myself, the person who is getting better of himself. Number 3, integral. Okay. Your favorite food? Idli sambar, maybe. Wow, that's great. Okay, and what was your last Google search? You are a very avid Google searcher. So what was your last search? Where's the Unacademy headquarters? Wow. Let's not reveal the answer. Okay, what's your guilty pleasure? I think it would be watching TV series. Your favorite TV series? Currently, I'm watching The Boys season, the new season. Oh yeah, that's a very trending series right now. Yeah. So if there's one particular song that you would like to sing during karaoke, which one would that be? That would be Stay by Justin Bieber. I'm listening for a long time. All the answers were amazing, and we had a very good time talking to you about studies and also about yourself as well. And yes, Spiti Valley is a very wonderful place. I hope you had a very wonderful time over there. And for the next journey of wherever you will be going for as a trip, we have a bunch of gifts and things that you can take along with you. So a short token of appreciation from Camera TV Toppers. Great. So now that we have spoken about a lot of things about the examination, I'm sure this particular strategy जो भी आपने अब हमें आज बताया है, that will help lot of other people as well. But हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है. जैसे आपने अपनी बताई थी, we would also like you to tag other people जो अपनी जर्नी बता पाएँ, अपनी UPSC जर्नी या फिर कोई दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में. So who would you like to tag? I'll tag UPSC CSE 21 rank 14, Abhinav J. Jain is one of my friends, and also rank 93 Dipesh Kumari. She is also getting into IS this time, so she has some insightful thoughts into this examination. That's good. We'll definitely like to call them over here, and we'll have their interview as well. Now, that brings us to the end of the interview. One last part. Every person or every aspirant who's watching this particular show would like to get a message from you in terms of
how to be for the next examination or how to carry yourself for the next examination या फिर क्या करना चाहिए. So one message that you would like to give to all the aspirants. I think there's always a thought in the minds of the aspirants that there is a difference between yourself and the toppers who are scoring very good marks. I think that is not the case. Every topper is as same as you. Their personality can be different, but their approach and their making is the same as every UPSC aspirant. So you can be one of the toppers as well. Just trust the process, trust your preparation, and follow your own strategy. Do not blindly follow any topper strategy. Customize it yourself. Trust your syllabus, your content, your process, and you will be through. That's great. I'm sure this is very really helpful for all the aspirants. And yeah, we wish you all the good luck and enjoy your time at Lavasna. And we hope to see you soon. Thank you, Akshay. Thank you so much.